brought to you by Infinix. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज भूमिका नहीं, सीधे खबर पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ। हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी टीम के 10 जवान शहीद हो गए। उनके साथ गए एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। नक्सलियों ने यह हमला आईईडी ब्लास्ट कर अंजाम दिया। घटना के बाद आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरजी की टीम ऑपरेशन के बाद वापसी कर रही थी। उसी दौरान माओवादियों ने अरनपुर एरिया के अचेली के बीच आईडी ब्लास्ट किया। घटना के बारे में पुलिस की जो प्रतिक्रिया आई वो सुनते हैं। पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन महोदय का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। पुलिस की बात आपने सुनी। अब स्थानीय पत्रकारों से पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। जो टीम थी बारिश में फंसे हुए थे, सुरक्षा बल रेस्क्यू करने के लिए उस इलाके में जा रही थी। इस दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट जो किया था, जिसमें जो पुलिसकर्मी का जो वाहन था उसे उड़ा दिया। करीबन जो बताया जा रहा है, स्थान जो सूत्र हैं, बताया जा रहा है कि 50 किलो का जो विस्फोटक था इसमें ब्लास्ट किया गया था। और जो ये जो पूरी घटना है दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के अरनपुर समेली के बीच हुआ था। यहाँ पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, इस नक्सलियों ने वाहन पर बम भी फेंका। इसके बाद जो स्थानीय जो फोर्स है मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचने के बाद जो घायल जवान है उन्हें भी दंतेवाड़ा अस्पताल लाया जा रहा है इलाज के लिए। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार करीबन बताया जा रहा है कि उस वाहन में 50 से अधिक जवान थे जो उस इलाके में सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। जो जवान है एक गाड़ी में सवार नहीं थे, उसके जो पीछे की भी गाड़ियां थी, उस गाड़ियों में भी जवान सवार थे। 50 से अधिक जो जवान बताया जा रहा है उस गाड़ियों में सवार थे। नक्सलियों के हमले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दंतेवाड़ा की घटना बहुत हृदय विदारक है और जवानों की शहादत हुई है। 10 हमारे डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं और एक सिविलियन है। 11 लोगों के आईडी ब्लास्ट में शहादत हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार जो नक्सलियों पर दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखला के इस प्रकार से कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह से भी बात हुई? अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, और अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नक्सलियों के हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दंतेवाड़ा के अरनपुर में पुलिस वाहन पर हमला करके नक्सलियों ने कायरता दिखाई। इस हमले में शहीद हुए हमारे डीआरजी के 10 वीर जवान और एक ड्राइवर की शहादत को नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि पीड़ित परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति मिले। दुख इस बात का भी कि इससे पहले हमारे भाजपा नेताओं की भी हत्या होती रही। बस्तर संभाग में नक्सलियों की बढ़ती हिंसा सामने आती रही, लेकिन भूपेश बघेल सरकार अब तक गंभीर होकर इस विषय पर ठोस निर्णय नहीं ले पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेश बघेल को फोन किया और हर मुमकिन मदद देने की बात कही। यहाँ हम फिर बता दें, नक्सलियों के हमले में जिन जवानों की मौत हुई वो डीआरजी का हिस्सा थे। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। ये छत्तीसगढ़ पुलिस की एक यूनिट है जिसे साल 2008 में नक्सलियों का सामना करने के लिए बनाया गया। शुरू में से बस्तर रेंज के 7 जिलों में तैनात किया गया, तब इसे कांकेर और नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान में लगाया गया। बाद में राज्य के अन्य जिलों में भी इसका विस्तार हुआ। डीआरजी की टीम में स्थानीय युवाओं को ही भर्ती किया जाता है क्योंकि इन्हें स्थानीय इलाकों और बोली की अच्छी जानकारी होती है। पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को भी डीआरजी में भर्ती किया जाता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि हालिया दिनों में डीआरजी ने तमाम नक्सल ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य की पुलिस से लेकर केंद्रीय बल भी इन पर भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों? सूत्रों के मुताबिक डीआरजी कई जवान नक्सलवादी रहे। पहले वे नक्सलवादियों की आदतों और उनकी बारीकियों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उनके पैटर्न समझते हैं। इसीलिए कई बार नक्सल विरोधी अभियान में डीआरजी के जवानों की बतौर गाइड या एडवांस पार्टी भी मदद ली जाती है।
सूत्रों के मुताबिक सरेंडर करने के बाद नक्सली 1-2 साल तक निगरानी में रहते हैं। सुरक्षा बल उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अगर उनके व्यवहार में भरोसेमंद बदलाव आता है तो उनको गाइड या गोपनीय सैनिक की भूमिका दी जाती है। वे नक्सल ऑपरेशन में इन्फॉर्मर की भूमिका में भी काम करते हैं। बदले में पुलिस फंड से उन्हें आर्थिक मदद मिलती है। उनके परिवारों को नक्सल प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित इलाकों में बसाया जाता है। गाइड की भूमिका में सफल होने पर इन लोगों को इंसास राइफल वगैरह दी जाती है। फिर वो नक्सल ऑपरेशन में बतौर जवान शामिल होते हैं। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी मिलती है। यानी डीआरजी के जवान आमने सामने की लड़ाई करना जानते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के काम करने के तरीकों और नक्सल ऑपरेशंस के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे 2 साथी रिपोर्टर जो बीते दिनों छत्तीसगढ़ से होकर आए हैं। तो इन इलाकों में एक ट्रेंड है, अधिकतर नक्सलाइट्स ऑपरेशन जो होते हैं आपके फरवरी से लेकर जून तक के महीने में होते हैं। ये नक्सलियों का काम करने का सबसे मुफीद वक्त होता है। इस दौरान वो TCOC चलाते हैं, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इस दौरान वो सुरक्षा बलों पे सबसे अधिक हमले करते हैं। उनको रिग्रुप होने का समय मिलता है, उनको पैसे जुटाने का समय मिलता है। लेकिन यही विंडो क्यों? 2 कारण हैं। क्योंकि पतझड़ के बाद आपके बस्तर के जंगल जो हैं काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, पेड़ों से पत्ते टूट जाते हैं, विजिबिलिटी आसान होती है। तो विजिबिलिटी आसान होने का इस्तेमाल करते हैं नक्सलाइट ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए, जिसको वो ऑपरेशन कहते हैं जिसमें सुरक्षा बलों पे हमला किया जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत। और दूसरा कारण होता है ये तेंदुपत्ते की कटाई का समय है। तेंदुपत्ते की कटाई से जो लेवी मिलती है, जो ठेकेदार हैं तेंदुपत्ता जुटाते हैं, बेचते हैं, उन ठेकेदारों से नक्सलाइट्स जो हैं लेवी प्राप्त करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, जिसको आम भाषा में कभी कभी हफ्ता लेना भी कहते हैं। तो इसलिए ये इन लोगों के लिए काम करने का सबसे मुफीद वक्त होता है और इसी समय सबसे अधिक ऑपरेशन होता है। बाकी समय वो आराम करते हैं, जंगल में पत्ते जाते हैं तो वो बस घटनाएं सुनते हैं, आत्मसमर्पण की, ऑपरेशन की, अरेस्ट की, ये सुनते रहते हैं। बाकी ऑपरेशन सारा इस वक्त। देखिए, जून 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोन वर्राटू नाम से एक अभियान शुरू किया। गोंडी भाषा का शब्द है लोन वर्राटू, जिसको कहते हैं घर वापस आइए, जिसका क्रूड मतलब होगा कि घर वापस आ जाइए। तो इसके तहत नक्सलवादियों को आम जीवन में वापस लाने की कोशिश की गई। आप आइए भाई, आत्मसमर्पण कीजिए, कुछ समय तक रहिए, फिर आप एक सिविलियन की लाइफ बिताइए। तो लोन वर्राटू से कई सारे नक्सलाइट्स अब वापस मुख्य धारा में लौटने लगे हैं, ऐसा सरकारें दावा करती हैं। इस तरह के दावे कई बार असफल भी सुनाई देते हैं। इस ऑपरेशन के एक दिन पहले भी बस्तर के IGP सुंदरराज इसको लेकर एक बयान दे रहे थे और अपनी बात कह रहे थे कि लोन वर्राटू से हेल्प मिला है, कई सारे नक्सलाइट्स ने वापसी की है। 2015 में केंद्र सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर अपनी रणनीति चेंज की थी। उसके बड़े बदलाव हमको 2019 में देखने को मिले थे। 2019 के बाद से जो सुरक्षा बल हैं वहाँ पे उन्होंने कॉम्बिंग, पेट्रोलिंग और जो परंपरागत जो तरीके हैं माओवाद से लड़ने को, उसमें बदलाव करते हुए कैंप, सड़क कैंप रणनीति के ऊपर काम करना शुरू किया कि एक कैंप खुल रहा है, उसके बाद में दूसरा कैंप खुल रहा है, बीच की सड़क बनाई जा रही है, फिर एक कैंप खुल रहा है, दूसरी कैंप बन रहा है। तो अभी बीजापुर से आप जहाँ पे ये एक लोकेशन पड़ती है छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है जगरगुंडा। जगरगुंडा ऐसी जगह है जो बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा तीनों के मध्य की मतलब तीनों का बीच का बिंदु है। अब बीजापुर से जगरगुंडा तक और जगरगुंडा से दंतेवाड़ा तक अभी जो सड़कें अभी रिसेंटली बनी हैं, उन सड़कों को सरकार अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पे बता रही थी, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे आज से 5 साल पहले तक माओवादी जनताना सरकार का राज हुआ करता था। माओवादी अपनी समानांतर सत्ता चलाया करते थे। यहाँ के जो बाजार भी जो साप्ताहिक हाट जैसे लगते हैं हमारे गांव में, वो माओवादियों के संरक्षण में लगते थे। और जब ये 18 किलोमीटर की जो ये रोड बनी है अरनपुर से लेके जगरगुंडा के बीच में, इसको जब क्लियर किया गया तो उस समय तकरीबन 150 के तकरीबन प्रेशर IDs यहाँ पे मिले थे। 500 के तकरीबन हम लोग जो स्थानीय पत्रकार हैं उसको स्पाइक होल बोल देते हैं। दरअसल उसका टर्म है बूबी ट्रैप्स, मतलब ऐसे ट्रैप्स जहाँ पे आपको ऊपर से कुछ समझ में नहीं आता है, अंदर उसके जो है बड़े बड़े कीलें और इस तरीके से डाली जाती हैं कि आप उसमें फंसें और गिरें और आप मारे जाएं बिना एक बुलेट फायर किए हुए। तो बूबी ट्रैप्स खूब मिले वहाँ पे, और उसको क्लियर करने के बाद में ये 18 किलोमीटर की सड़क बनी, जिसके ऊपर पिछली जनवरी में ही अभी पहली बस 22 साल के बाद में शुरू हुई थी। तो इस सड़क को लेके माओवादियों के बीच में भी बहुत असहजता थी, क्योंकि इसकी वजह से उनका मूवमेंट बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो रहा था।
और इसी सड़क पे अभी वारदात हुई। 2018 में भी इस सड़क पे पहले वारदात हो चुकी है। दंतेवाड़ा के जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ आज तक आज़ाद भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, ना कोई नक्शा है, ना बहुत ज़्यादा जानकारी। इन इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ मूवमेंट करना कितना खतरनाक है, क्या दिक्कतें आती हैं, ये समझने के लिए हमने बात की कई नक्सल ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके सीआरपीएफ के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट सर्वेश त्रिपाठी से। नक्सलवाद की में सबसे बड़ी समस्या है कि उनका टेरेन जो है, क्षेत्र उनका होता है, उनकी वो कहीं बाहर से तो आए नहीं है, उनका अपना गांव है, अपनी जमीन है। और कई जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि जब सड़कें बिछ रही थी, जब सड़कें बन रही थी, तो उससे पहले ही कई जगहों पे प्लांटेड थे और उनके नक्शे भी उनके पास होते हैं, कई बार पाए भी जाते हैं। और नहीं तो फिर जो सड़कें ऐसी हैं जो पगडंडियां हैं, इन पे या कोई ऐसा अल्टरनेट रूट जो लेती है, फोर्सेस लेते हैं, बल के कार्मिक लेते हैं, तो उन पे लगा देते हैं। वो पता भी नहीं चलता मिट्टी के बीच में लगाओ। सड़कों में मोस्टली सड़कों में ऐसा होता है कि आप मतलब क्योंकि ये बहुत ही जंगली इलाका है, तो इस हर बार समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये भी जैसे घटना हुई है, ये कल ऑपरेशन था, आज लौट रहे थे जवान डीआरजी के, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के। तो ये लगातार ऑपरेशन चल रहे होते हैं, इनका रोज का काम है। तो इसमें लगातार, और ये क्षेत्र में पहले भी 230 बटालियन सीआरपीएफ के ऊपर भी नक्सली हमला हुआ था। और दंतेवाड़ा का ये पालनार क्षेत्र है, अरनपुर थाने के अंतर्गत आता है। तो इसमें लगातार ऐसी गतिविधियां होती रहती। सबसे बड़ा फायदा इनको नक्सलियों को ये होता है कि इनका अपना क्षेत्र है, इनको ये यहाँ के इलाकों से वाकिफ, तो इनके लिए आसान होता है। और जहां तक इसकी बात है कि पता क्यों नहीं चल पाता, क्योंकि लोकल्स ही हैं ये। तो हमें भी अगर ह्यूमन इंट या जो हमारी जानकारी हमें जुटानी होती है, लोगों के बीच में होती है, और उनके लिए हमेशा अपर हैंड होता है, उनके लिए सहानुभूति ही लोगों के बीच में होती है। पिछले कुछ दिनों से तिलमिलाए भी हुए बहुत सारे आत्मसमर्पण हुए हैं लोग, कई सारे नक्सल जो लीडर्स हैं उन्होंने आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो चुके हों। तो इससे तिलमिलाए भी हुए हैं। तो ऐसी घटनाएं जब वही बल के का हम रोज ऐसा इनको रोक रहे थे, इनके हम लोग रोक रहे होते हैं, जब नहीं होता, एक गलती होती है, एक चूक ऐसी हो जाती है, फिर वो न्यूज बन जाती है। ये पहली बार नहीं जब नक्सलियों ने सीधे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया हो। एक नज़र पिछली कुछ बड़ी घटनाओं पर भी डाल लेते हैं। 3 अप्रैल 2021 सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि नक्सलियों का दुर्दांत कमांडर हिडमा बीजापुर के पोरवती गांव में। उसके बाद सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टुकड़ी गांव की तरफ पहुंची, लेकिन गांव से 1 किलोमीटर पहले नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया। नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी का इस्तेमाल किया। 22 जवान शहीद हुए, इनमें 8 सीआरपीएफ के और 14 राज्य पुलिस के थे। एक जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, उन्हें 2 दिन बाद रिहा किया गया। 21 मार्च 2020 की दोपहर भी डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के कोबरा जवानों की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि एलमगोंडा में नक्सली मौजूद हैं। उसके बाद ये टुकड़ी चिंता गुफा, बुरकापाल और तिमिलवाड़ा कैंप से एलमागुंडा की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो कोरजगुड़ा की पहाड़ियों के करीब पहुंची, नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। 17 जवान शहीद हुए, 11 घायल हुए। मारे गए जवानों में 5 छत्तीसगढ़ एसटीएफ के और 12 डीआरजी के थे। 27 से 30 अक्टूबर 2018 तक नक्सलियों ने एक के बाद एक कई हमले किए थे। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का समय था। सबसे पहले 27 अक्टूबर को बीजापुर जिले में मतदान से पहले नक्सलियों ने सीआरपीएफ की एक गाड़ी को उड़ाया, जिसमें 4 जवानों की मौत हुई। 28 अक्टूबर को नक्सलियों ने एक बीजेपी नेता पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। 30 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में नक्सलियों ने हमला कर 2 पुलिसकर्मियों और दूरदर्शन के एक कैमरामैन को मार दिया था। 20 मई 2018 को दंतेवाड़ा जिले के चोलनार गांव में एक नक्सली हमला हुआ था, आईडी ब्लास्ट, जिसमें 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी। 13 मार्च 2018 को सुकमा जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की एक गाड़ी को बम से उड़ा दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए और 2 घायल हुए थे। 25 अप्रैल 2017 सीआरपीएफ के जवान सुकमा जिले के दुर्गपाल नाम की जगह के पास सुबह गश्त पर निकले। 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद वे 2 दस्तों में बटे। दोनों 500 मीटर ही आगे बढ़े, लेकिन घात लगाए नक्सलियों ने हमला किया। 25 जवान शहीद, 7 घायल। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूटे। इससे 1 महीने पहले सुकमा जिले के भेजी इलाके में भी ऐसे ही हमला हुआ था, जिसमें 11 मार्च 2017 को गश्त पर निकले 11 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने अपने सबसे बड़े हमले को इस तारीख को अंजाम दिया था। इसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। करीब 1000 नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को घेर कर हमला किया था। पहले गाड़ी पर फायरिंग की, फिर आईडी से उड़ा दिया। इस घटना के करीब 2 महीने बाद नारायणपुर में हुए एक और नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 26 जवानों की मौत हुई थी।
सुरक्षा बलों के अलावा राजनीति करने वाले भी नक्सलियों के निशाने पर रहे। 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ। कांग्रेस के 35 नेता और कार्यकर्ता मारे गए। मरने वालों में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा और पूर्व विधायक उदय मुदलियार शामिल थे। इन घटनाओं में एक चीज गौर करने वाली है, नक्सलियों के अधिकतर बड़े हमले फरवरी से जून के दौरान हुए, यानी गर्मी के महीनों में। ये सिर्फ संयोग नहीं, इसके पीछे की नक्सलियों की जो रणनीति है वो समझिए। 2019 के बाद में जो सुरक्षा बलों ने माओवाद के खिलाफ लड़ाई में जो पारंपरिक तरीके हैं उसको छोड़ के जो नई रणनीति बनाई थी, कैंप सड़क कैंप रणनीति, उसके चलते बार बार ये दावा किया जा रहा है कि माओवादियों का असर खत्म हुआ है। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी की जो हालिया समीक्षा थी उसमें भी जो हमको जानकारी मिली है छन के, उसमें ये पता लगा कि माओवादी केंद्रीय कमेटी भी इसको इस स्थिति को, जो स्थिति अभी छत्तीसगढ़ और अबूझमाड़ में और दक्षिण बस्तर में है, उसको एक बड़े सेटबैक की तरह उसको एनालाइज कर रही है, उसको देख रही है। पिछले 2 जो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो माओवादियों की तरफ से फरवरी से लेकर जून के बीच में चलाए जाते हैं, वो इंसिडेंट फ्री रहे हैं, कोई बड़ी घटनाएं जो है माओवादी अंजाम नहीं दे पाए थे। इसके बाद में लगातार जो विश्लेषक हैं, जो रक्षा और राजनीतिक विश्लेषण करने वाले जो पत्रकार हैं, वो उसको माओवादियों को कमजोर होती स्थिति को की तरह इसको परिभाषित कर रहे थे, इसकी व्याख्या इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन जब मैं उस इलाके में अभी हाल में इस महीने के दूसरे सप्ताह में घूम रहा था, तो मैंने ये पाया कि जो सड़क बना के सरकार ये दावा कर रही है, सीआरपीएफ के नए कैंप खोल के ये दावा कर रही है कि उससे माओवादियों का असर कम हुआ है, लेकिन असल स्थिति ये है कि उस सड़क से आप जैसे ही 1 किलोमीटर अंदर देहात की तरफ घुसते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर माओवादियों का असर दिखाई देने लगता है। और सड़क पे भी जिस तरीके से, हालांकि वो बड़ी वारदात नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हुई है, लेकिन वो अभी भी टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। वो सड़क के आसपास वहाँ पे जो हाट लग रहे हैं, बाजार लग रहे हैं, उनसे वो अभी भी लेवी वसूल कर पा रहे हैं। तो एक तो उनके इकोनॉमिक सोर्सेज जो हैं वो अभी भी उसी तरीके से फ्लो कर रहे हैं जैसे सड़क बनने से पहले कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी आवाजाही रिस्ट्रिक्ट जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरीके से बंद हो गई है, या उन इलाकों में माओवाद का असर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ये कहना जो है वो जल्दबाजी होगा। दरअसल नक्सलवादी हर साल फरवरी से जून तक TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। इस दौरान छापामार गुरिल्ला तकनीक से सशस्त्र बलों पर सबसे अधिक हमले किए जाते हैं और इसी समय माओवादियों को फिर से जुटने का समय मिलता है। लेकिन ये फरवरी से जून के ही महीने में क्यों होता है? सूत्रों के मुताबिक इस सीजन में पतझड़ की वजह से जंगल थोड़े साफ हो जाते हैं, तो नक्सलवादी ऑपरेशन के लिए माहौल मुफीद होता है। दूसरा कारण ये तेंदुपत्ते तोड़ने और बिक्री का वक्त होता है। माओवादी तेंदुपत्ते के ठेकेदारों से लेवी, जिसको हफ्ता भी कहते हैं, इसी मौसम में वसूलते हैं। मानसून आते ही जंगल में मूवमेंट करना और तेंदुपत्ता बटोरना माओवादियों के लिए असंभव हो जाता है। इसी के चलते फरवरी से जून तक उनका मूवमेंट बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा होता है। अब एक नज़र आंकड़ों पर डालते हैं। फरवरी 2023 में बजट सत्र के दौरान गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2018 से 2022 तक कुल 870 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौत वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसक घटनाओं में हुई। 2018 में 240 लोगों की मौत हुई, जबकि 2022 में 98 लोगों की। सरकार के मुताबिक 2010 में नक्सली हिंसा को रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या 96 थी, जो 2022 तक घटकर 45 हो गई। यानी सरकारी आंकड़ों में गिरावट दिख रही है। पर क्या नक्सली पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, या अभी भी बने हुए हैं? करीब 1 महीने पहले 25 मार्च को देश के गृह मंत्री बस्तर में थे। सीआरपीएफ के कैंप में उन्होंने कहा था कि नक्सल अब खात्मे की ओर है, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। लेकिन दंतेवाड़ा में आज हुआ ये हमला इन सरकारी दावों पर सवाल खड़े करता है। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शहीदों को याद करिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।